गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 11वीं का पार्ट 1 जो हम कर रहे थे उसका अध्याय 2 करेंगे। उसका फर्स्ट लेक्चर आज हम करेंगे। आज का जो हमारा अध्याय रहेगा वो रहेगा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इस अध्याय में हम बात करेंगे जो पृथ्वी की उत्पत्ति वो किस प्रकार से और इसका विकास है, इस पर जीवन का विकास है, फिर पृथ्वी का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ था। सबसे पहले जो शुरुआत में जो सिद्धांत है उन्हीं की हम बात करेंगे। यहाँ पे आरंभिक जो सिद्धांत जिनको कहा जाता है वो क्या थे, या पृथ्वी के विकास की जो अवस्थाएं वो किस किस प्रकार से हमारी चली। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिक व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। इनकी सबसे पहले जो परिकल्पना दी थी वो दी थी इमैनुअल कांट ने, जो एक जर्मन दार्शनिक थे। तो आप नाम ध्यान रख लीजिए, कांट महोदय के नाम से भी इनको बोला जाता है। इनका पूरा नाम था इमैनुअल कांट। इनकी जो संकल्पना थी इसको वायवीय राशि परिकल्पना कहा जाता था, जिसका नाम आप ध्यान रख लीजिए, बस विस्तार में इसको नहीं करने की जरूरत है आपको। इसी के अंदर 1796 ईस्वी में लाप्लेस, कौन थे ये, 1796 ईस्वी की बात, और लाप्लेस महोदय थे ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया था जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, निहारिका परिकल्पना। अब इसकी जो परिकल्पना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको देखें यहाँ पे। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादल से हुआ था, जो कि सूर्य की युवावस्था से संबंध था। इन्होंने क्या कहा था लाप्लेस ने अपनी परिकल्पना में, निहारिका परिकल्पना में, कि ग्रहों का जो निर्माण है ना वो धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादल से हुआ था। एक पदार्थ था वो धीरे धीरे घूम रहा था, उससे बादल बना, और उससे जो सूर्य की जो युवावस्था से संबंध था वो उससे क्या बना, उससे ग्रह बने उस पदार्थ से। इसके बाद 1900 ईस्वी में, इनके कई सालों बाद 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन, ये दोनों का नाम ध्यान रखें, चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। इन्होंने तो क्या कहा था कि सूर्य के अंदर से एक निहारिका निकली, एक छल्ला निकला, और उस छल्ले से 9 ग्रह बने। लेकिन ये तो कुछ और ही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा, और इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य से सिगार आकार का कुछ पदार्थ निकल गया, और यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे संगठित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। इसको समझने के लिए आप एक बार एक डायग्राम आपको दिखाती हूँ किस प्रकार से। क्या कहा चैम्बरलेन और मोल्टन ने कि सूर्य था, उसके पास एक तारा आया। क्या आया, एक स्टार उसके पास जैसे आया, और स्टार की वजह से ना एक पदार्थ इसके अंदर से निकल गया, और वो क्या करने लगा, इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। कुछ समय के बाद तारा तो दूर चला गया, लेकिन ये पदार्थ क्या था, इसके बाहर से घूमता रहा, और इस पदार्थ से क्या बने, 9 ग्रह निकल के इस पदार्थ से 9 ग्रह बन गए। ये किसने कहा, चैम्बरलेन ने। लेकिन लाप्लेस और कांट क्या कहते थे कि सूर्य से ही क्या निकला, अपने आप एक पदार्थ निकला। इसने क्या कहा था, ध्यान दें कि इसकी पदार्थ की जो गति थी वो कम गति से घूम रहा था ये, और ये जो पदार्थ था जो इससे निकला उससे 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है। इसके बाद देखें, चैम्बरलेन और मोल्टन के मत का जेम्स जीन्स और बाद में सर हैरोल्ड जेफरी ने भी समर्थन किया। इनको जेम्स और जेफरी के नाम से जाना जाता है, पूरा नाम आपको ध्यान नहीं रहे तो। इन्हीं के मत का, किसका, चैम्बरलेन और मोल्टन का, किसने समर्थन किया, जेम्स और जेफरी ने। लेकिन इनकी जो संकल्पना थी उसको नाम दिया गया था जवारीय परिकल्पना का। क्या नाम दिया गया था, जवारीय परिकल्पना। जैसे नाम है सारे याद रख लेना, जेम्स, जेफरी और जवारीय परिकल्पना। इन्होंने किसका समर्थन किया, चैम्बरलेन का। और लाप्लेस ने किसका समर्थन किया, कांट का। आप आज एक प्रश्न जो करेंगे 3, जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको कांट और लाप्लेस की परिकल्पना और चैम्बरलेन और जो इनकी जेम्स जीन्स की जो परिकल्पना, इन दोनों में अंतर बताना है वहां पर। इसके बाद 1950 में, कुछ समय बाद की बात करते हैं, 1950 में ओटो श्मिट और जर्मनी कार्ल वाइजस्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। किसकी परिकल्पना थी, निहारिका, लाप्लेस की सॉरी, उसमें संशोधन किया। उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूली कणों के बनी थी। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तरस्त्री की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। ये क्या कह रहे हैं
कि जो सौर था, सूर्य था, वो किससे गिरा था? निहारिका से गिरा हुआ था। और उसमें कौन कौन सी गैसें थी? हाइड्रोजन, हीलियम और धूलिकण। और इनमें आपस में क्या हुआ? घर्षणों टकराव हुआ, जिसके कारण एक चपटी तस्तरी निकली और उसमें वृद्धि से क्या बने? ग्रह बने। कुछ कुछ मैच करता है किससे? निहारिका परिकल्पना से, लेकिन थोड़ा सा बदलाव इसने उसमें कर दिया। इसने गैसें बता दी कि कौन कौन सी गैसें उसके अंदर थी। इसके बाद इनकी परिकल्पनाओं के नाम एक बार यहाँ पर अच्छे से आप देखें। कांट की जो परिकल्पना थी उसको कहा जाता है वायवीय राशि परिकल्पना, ये आप उतार भी सकते हैं नोटबुक में। लाप्लेस की परिकल्पना को कहा जाता है निहारिका परिकल्पना। चैम्बरलेन और मोल्टन की परिकल्पना थी ग्रहाणु परिकल्पना, नाम दिया गया था इसको बाद में जाके। जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी, मैंने कहा था जेम्स जीन्स और जेफरी दोनों की परिकल्पना क्या थी? ज्वारीय। रसेल, एक और जिक्र आता है इसका, रसेल का द्वैतारक परिकल्पना। इन्होंने कहा था कि एक तारा आया था, उस तारे से ग्रह बने थे, तो इसकी इतनी महत्वपूर्ण यहाँ पर नहीं है। द्वैतारक परिकल्पना इसको कहा जाता है, रसेल की परिकल्पना को। और लास्ट में एक और आए थे इनके बाद भी, होयल लिटिलटन, इनकी अभिनव तारा परिकल्पना कहा गया था कि ये कुछ और ही कहते थे। रसेल तो क्या कहते थे, जो इनकी द्वैतारक परिकल्पना थी, भी एक सूर्य था और एक तारा था। सूर्य और तारे में जो भी क्रियाएं हुई, गुरुत्वाकर्षण बल से जो भी घर्षण हुआ, उस तारे से क्या हुआ? 9 ग्रह निकल गए। लेकिन जो होयल लिटिलटन अभिनव तारा परिकल्पना वाले हैं, वो क्या कहते हैं कि सूर्य था, एक तारा था, लेकिन एक तारा और आता है और ना इनके आपस में घर्षण से उस तारे से क्या बनते हैं? 9 ग्रह बनते हैं। तो इनकी परिकल्पना थी अभिनव, एक नया तारा परिकल्पना इसको कहा जाता है। अब इन परिकल्पनाओं में सब में कमियां बताई गई थी, क्योंकि इनमें किसी भी परिकल्पना में ये नहीं बताया गया था, संपूर्ण रूप से नहीं सिद्ध कर पाए थे कि हाँ सूर्य से या फिर सूर्य के पास किसी तारे से ग्रह बने हैं। तो बाद में जाके एक और सिद्धांत आया था जिसको माना जाता है, ज्यादा हम उसी को मान के चलते हैं, सर्वमान्य इसको बोला जाता है आधुनिक सिद्धांत। और इस सिद्धांत को बिग बैंग सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिग बैंग सिद्धांत। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से करें, आज आपका क्वेश्चन 1 जो एनसीईआरटी का वो इसी में से रहेगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में एडविन हबल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्तार, फैल रहा है ब्रह्मांड। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्था होगा। अब इसका एक एग्जांपल अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखें तो इसका एक एग्जांपल दिया गया, जैसे एक गुब्बारा अगर आप ले लेते हैं और उसके ऊपर आप कुछ निशान लगा लेते हैं, जब आप गुब्बारे में हवा भरेंगे तो क्या होगा? गुब्बारे का आकार तो बढ़ जाएगा। गुब्बारे को क्या मान के चलते हैं यहाँ पे? आकाशगंगा। उसके साथ साथ उस पर जो वस्तुएं हैं वो दूर जाती चली जाएंगी, और सॉरी ब्रह्मांड मान लेते हैं गुब्बारे को हम, उसका आकार बढ़ेगा तो क्या होगा? आकाशगंगाएं दूर जाएंगी और उनका आकार भी क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। लेकिन उसको हम सिद्ध नहीं कर पाए, उसको हम सिद्ध नहीं कर सकते। एडविन हैवल ने इस एग्जाम्पल को लिया, लेकिन इसके प्रमाण वो नहीं दे पाए अच्छे प्रकार से। अब बात करते हैं कि जो बिग बैंग सिद्धांत था उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं थी, तो उनकी अवस्थाओं की बात कर लेते हैं। कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, पदार्थ कैसे बने थे, ब्रह्मांड कैसे बना था। आरंभ में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना थी छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित है, यानी कि छोटे छोटे गोलक क्या होते? गोल गोल रूप में थे वे, गोले थे वे, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। यानी कि आयतन तो क्या था? सूक्ष्म, छोटा, जबकि तापमान और घनत्व क्या था? बहुत ही ज्यादा था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। क्या हुआ? विस्फोट हो गया इसमें, और इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से वृत्त विस्तार हुआ। जब विस्फोट हुआ तो ये फैल गया पूरी तरह से। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले, ध्यान दें आपका क्वेश्चन आज का रहेगा कि बिग बैंग की जो घटना कितने साल पहले घटी थी? 13.7 अरब वर्ष पहले की घटना है। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। ये घटना तो कब घटी थी? इतने साल पहले, लेकिन अभी माना जाता है कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो अभी भी जारी है। बिग बैंग की से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और जो परमाणुीय पदार्थ का जो निर्माण था वो हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। क्या एक बात और क्या कही? तापमान बहुत ज्यादा था, वो गिर गया था बहुत ज्यादा से, 4500 केल्विन से कम हो गया था और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया था। इस सिद्धांत में 3 बातें प्रमुख कही गई जो आपको करनी है। इसके बाद बात करते हैं कि ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ क्या है? कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। जैसे गुब्बारे वाला एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितना ज्यादा गुब्बारे का आकार बढ़ेगा, आकाश गंगाओं जिसको मैंने कहा कि निशान आप जैसे लगाते हैं तो वो दूर चले
चले जाते हैं तो जितना ज़्यादा ब्रह्मांड बढ़ेगा उतनी ज़्यादा आकाशगंगाएं दूर होती चली जाएंगी। व्हेल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। क्या नाम दिया गया इसको? स्थिर अवस्था संकल्पना। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है, यानी कि क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड किसी समय में क्या था, एक जैसा ही रहा था, उसमें कोई अंतर नहीं था। तो ये था बिग बैंग का सिद्धांत है, जिसने बताया कि जो ग्रह हैं वो जो आकाशगंगाएं हैं वो किस प्रकार से बनी हैं। आज का जो आपका होमवर्क रहेगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है, बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करना आपको विस्तार से। दूसरा जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दिए गए तर्कों में दो वैज्ञानिक, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, दो वैज्ञानिक आपको बताने हैं, कांट और लाप्लेस और चैम्बरलेन व मोल्टन, दोनों में अंतर स्पष्ट करना है कि दोनों की विचार दोनों की जो संकल्पनाएं थी जो इन्होंने दी थी वो दोनों आपको यहाँ पे करनी है। बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पहले घटी थी, ये भी अभी मैंने आपको बताया था कितने वर्ष पहले घटी थी। कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है ये बता देती हूँ मैं आपको। इसको हम बोलते हैं 4600 करोड़ वर्ष बोल देते हैं। एनसीईआरटी का ये आपका ऑप्शन का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ही पार्ट है। तो इसको 4600 करोड़ वर्ष भी कह सकते हैं, इसको 4.6 बिलियन भी कहा जाता है, और इसी को 4 अरब 600 करोड़, अब आप ये देखें तो इस प्रकार से हम लिखते हैं तो 4 अरब 600 करोड़ वर्ष भी इसको कहा जाता है। तो ये है पृथ्वी की आयु। इसके बाद बात करते हैं लाप्लेस की परिकल्पना का नाम आपको बताना है। वैसे हमने सभी के नाम करे हैं, तो दो महत्वपूर्ण मैंने आपको यहाँ पे दिए। आज लाप्लेस की परिकल्पना का नाम और कांट की परिकल्पना कौन सी है, यह आपका आज का जो होमवर्क है वो रहेगा। इसको अच्छे से फेयर नोटबुक में उतारें, उसको अच्छे से याद करें। थैंक यू।